ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड, इसकी शुरुआत होती है 7 से 6ठी शती ईसा पूर्व। और ये वही काल है जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और उस टाइम पे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिस वजह से उस दौर को बोला जाता है महाजनपद काल। तो हमें समझना है कि ऐतिहासिक काल के दौर में उत्तराखंड में किन राजाओं का शासन था, उस समय की शासन प्रणाली क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी। तो ऐतिहासिक काल का जब हम अध्ययन करते हैं तो जो हमारे सोर्स ऑफ स्टडी हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है, उसमें 4 प्रमुख स्रोत आते हैं। पहला अभिलेख इंस्क्रिप्शंस लिखावट, दूसरी मुद्राएं, तीसरे नंबर पे स्मारक और कलाकृतियाँ, चौथे नंबर पे शासन और आदेश जो उस समय के राजाओं ने जारी किए थे। तो पहले अभिलेख की बात करते हैं। तो अभिलेख में सबसे पहले नंबर पे प्रमुख अभिलेख है वो है कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख ये हमें मिला था देहरादून में, एक जगह है कालसी स्थान है, मैं इसको देहरादून ही लिख देता हूँ सीधे प्रॉपर। देहरादून से मिला था ये। देहरादून में कालसी एक जगह का नाम है और ये पड़ता है देहरादून में टोन्स और यमुना नदी के संगम पे या इनके आसपास, टोन्स और यमुना नदी के पास में, संगम भी कह सकते हो आप। कालसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो देहरादून वाला एरिया है उत्तराखंड का, एक जनरल मैप हम बनाएं तो ऐसा अंदाज़ा लगता है कि देहरादून तक अशोक, क्योंकि ये अशोककालीन अभिलेख है कालसी अभिलेख, तो इससे पता चलता है कि देहरादून तक का जो क्षेत्र था उत्तराखंड का वो मौर्य काल के, या हम कह सकते हैं अशोक के अधीन था। और इससे जो पूरब का एरिया है इसमें कुलिंदों का शासन था। तो ये हुआ कालसी अभिलेख। इसके साथ में दूसरे नंबर पे हमें जो अभिलेख मिलते हैं बाड़वाला और ईस्ट का अभिलेख। बाड़वाला और ईस्टा लेख। देखो, कोई भी जब हम स्रोत की बात करते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि उस स्रोत से हमें जानकारी क्या मिले। जैसे कालसी अभिलेख की बात की तो हमने कहा कि हमें टोन्स और यमुना नदी के संगम के पास में देहरादून में कालसी स्थान से मिला था अशोककालीन अभिलेख है, जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि देहरादून तक का जो क्षेत्र था अशोक के अधीन था, बाकी पूरब में कुलिंदों का शासन था। इसी तरह से जब बाड़वाला और ईस्टा अभिलेख को अध्ययन किया गया तो इससे पता चलता है कि इस समय में यानी कि ऐतिहासिक के शुरुआती दौर में वैदिक परंपरा भी जारी थी। वैदिक परंपरा का उल्लेख मिलता है, यानी वैदिक परंपरा इस टाइम पे भी जारी थी। और इसके अलावा वैष्णव धर्म, इसी अभिलेख से पता चलता है कि इस टाइम पे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, मतलब वैष्णव धर्म भी प्रचलन में था। तो इस तरह से अलग अलग अभिलेख क्या करते हैं, अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे ताम्रपत्र। ताम्रपत्र मतलब तांबे के शीट पे अगर कोई लेख लिख दिया जाता है तो उसको होते हैं। ताम्रपत्र के बारे में कहा जाता है कि एक वंश हुआ था उत्तराखंड के इतिहास में, कार्तिकेयपुर या कार्तिक के राजवंश, जिसकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर। इस राजवंश का जो प्रमुख स्रोत है वो ताम्रपत्र ही है। कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रमुख स्रोत क्या है, ताम्रपत्र है। साथ में पवार राजवंश का भी जानकारी ताम्रपत्र से मिलती है। चंदों की जानकारी या चंद वंश की जानकारी भी ताम्रपत्र से मिलती है। ताम्रपत्र हमें कहाँ मिले थे, ये कई जगह से मिले हैं। पहला पांडुकेश्वर, यहाँ से ताम्रपत्र मिले। दूसरा कंडारा, यहाँ से भी ताम्रपत्र मिले हैं। तीसरा बालेश्वर। तो ये वो स्थान है जहाँ से ताम्रपत्र मिले। ताम्रपत्र में होता क्या था, बेसिकली राजाओं के नाम का उल्लेख होता था। ठीक है, और उस समय मान लिया किसी ने, राजा ने कोई डोनेशन दिया है, दान दिया है, तो उस दान की पूरी जानकारी होती थी, कब और किस राजा ने दिया है उसकी, और एक कॉपी राजभवन में भी सुरक्षित रहती थी। तो इस तरह से ताम्रपत्र से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं मूर्ति अभिलेख। मूर्तियाँ जो बनवाई जाती थीं उन मूर्तियों पर कुछ लेख लिख दिए जाते थे, जिससे हमें पर्टिकुलर राजवंश की जानकारी मिलती थी। तो मूर्ति लेख में कत्यूरी राजवंश की जानकारी प्रमुख है। कत्यूरी राजवंश मतलब जो हमने ऊपर बात किया था अभी,
कत्यूरियों की जानकारी में मतलब मूर्तियाँ जो बनाई थी उनसे भी इस राजवंश की जानकारी मिलती है। और इसके बाद इसका स्थान भी याद कर लो, स्थान कहाँ से मिला था ये मिला था कुलसारी नामक स्थान से मिली है मूर्ति अभिलेख, जिससे कत्यूरी राजवंश की जानकारी मिलती है। ये तो हुई उन अभिलेखों की बात जो उत्तराखंड के अंदर ही मिलती हैं। उत्तराखंड से बाहर अगर हम बात करें तो ऐसे अभिलेख जो उत्तराखंड से बाहर के हों या ऐसे स्रोत जिनसे हमें उत्तराखंड के ऐतिहासिक दौर की जानकारी मिलती है, उसमें आता है नंबर 1 पे प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त का लेख है ये, और इस लेख में बताया गया है कि कार्तिकेयपुर या कृतपुर नामक एक राज्य था जो उत्तराखंड रीजन या गढ़वाल रीजन में आता था। और समुद्रगुप्त के अधीन, समुद्रगुप्त तो ये कहता है, ये अभिलेख तो ये कहता है कि ये जो एरिया था वो मौर्य काल के अंतर्गत था। लेकिन क्या है, इसमें उल्लेख है इसलिए जानकारी मिलती है कि इस नाम के भी राजा या इस नाम के राज्य भी रहे हैं ऐतिहासिक दौर में। अब सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे मुद्राओं की, कि कौन कौन सी मुद्राएं और उनसे हमें जानकारी क्या मिलती है। तो सेकंड नंबर का हमारा स्रोत क्या है, कॉइन्स और मुद्राएं। कॉइन्स तो सबको पता है कि आर्थिक रूप से जो सबसे प्रमुख स्रोत होता है वो मुद्राएं होती हैं, और मुद्राओं का मेन मकसद क्या होता है, व्यापार को बढ़ावा देना, आदान प्रदान। ठीक है, तो मुद्राओं में सबसे पहले आती हैं रजत मुद्राएं और ताम्र मुद्राएं। रजत और ताम्र मुद्राएं ये काशीपुर, खटीमा, कई जगह से मिली हैं ये, और साथ में एक जगह और है मुनिकी रेती। मुनिकी रेती। इन मुद्राओं से पता चलता है किसका, कुलिंदों के राज्य शासन का। साथ में योधेय बेसिकली कुलिंदों के समकालीन थे। ये दोनों के दोनों क्या हैं, समकालीन है। और ऐसा माना जाता है कि कुलिंदों को दबाने में, इनके पतन में योधों को बड़ा हाथ था। तो योधेय और कुलिंदों ने योधों से प्रभावित होकर एक मुद्रा भी चलाई थी, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। वो हम आगे पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। और साथ में एक और शासक है अजयपाल के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक, तो मुद्रा में छत्रेश्वर जिसकी अभी हमने बात की, हम उसकी भी बात कर ही लेते हैं। छत्रेश्वर ये प्रकार की जो मुद्रा थी, बेसिकली इसका एक दूसरा नाम भी है शिव प्रकार, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छत्रेश्वर शिव का ही एक पर्यायवाची है। और प्रमुख रूप से ये योधेय थे, मतलब ऐसे पहले तो ये ध्यान रखो, छत्रेश्वर मुद्रा जारी की थी कुलिंद शासकों ने, लेकिन ये प्रभावित किससे थी, प्रभावित थी ये योधेय शासकों से, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी मिलती हैं, और स्वर्ण मुद्राओं में जो वंश है जिसकी जानकारी मिलती है वो है कुषाण वंश। और इसका जो स्थान है जहाँ से हमें मिली स्वर्ण मुद्राएं, मोरध्वज। इससे पता चलता है कि कुषाण कालीन इतिहास के दौर में स्वर्ण मुद्राएं भी प्रचलन में थीं, मतलब इनको स्वर्ण धातु का भी ज्ञान था। जऊ एक मुद्रा है जिसका संबंध है सीधे व्यापार से, और किस तरह के व्यापार से, ऐसा माना जाता है कि जऊ नामक मुद्रा जो थी वो पश्चिम में जितने भी राज्य थे, पश्चिमोत्तर के कह सकते हैं हम, पश्चिमोत्तर राज्यों के साथ व्यापार से संबंधित थी ये। मतलब उत्तराखंड में जो भी शासन रहा उसका व्यापार पश्चिमी राज्यों के साथ था। इसके साथ ही कुलिंद कालीन की एक और मुद्रा मिलती है हमें, इनको बोलते हैं स्वर्ण सलाकाएं। ये हैं कुलिंद कालीन जिनसे हमें जानकारी मिलती है। और ऐसा माना जाता है कुलिंद ये दूसरी सती, मतलब शताब्दी कह सकते हो, दूसरी सदी के आसपास की मुद्रा थी। इन
चीज़ों के अलावा मुद्राओं से हमें क्या पता चलता है? पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि मुद्रा में जो धातु यूज़ हो रही है उससे हमें अंदाज़ा लगता है या ज्ञान होता है कि उस समय के शासन काल में किन किन धातुओं का ज्ञान था, कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती थी। दूसरा, मुद्राएं अगर बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की आर्थिक दशा बेहतर थी। और अगर मुद्राएं स्वर्ण मुद्राएं ज़्यादा मिल रही हैं, इसका मतलब साफ है कि आर्थिक रूप से वो शासक संपन्न थे। ताम्र मुद्राएं स्थानीय व्यापार के बढ़ावे के लिए जारी की जाती थी। तो जिस धातु की ज़्यादा मुद्राएं मिलती हैं उससे अंदाज़ा लगता है कि आर्थिक रूप से कितने संपन्न राज्य थे। कई बार क्या होता है, मुद्राओं पर राजाओं के नाम अंकित लिखे होते थे, राजाओं के नाम, तो उससे हमें जानकारी मिलती है कि कौन सा शासक था, किस राजवंश का था। साथ में मुद्राओं पर कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां बनी रहती थी, इससे हमें उनके राजधर्म का या आस्था का पता चलता है कि वो किस तरह के अनुयायी थे, किस संप्रदाय को मानने वाले थे, उनकी विश्वास प्रणाली क्या थी। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? मुद्राओं से मिलती है। मुद्राओं की बात जब कर रहे तो यहाँ पे कुछ मुद्राएं मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। जैसे देखो, ये कुड़िंदों की अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है जिसमें एक हिरन है, साथ में लक्ष्मी को निरूपित करते हुए एक इमेज है, और इसके दूसरे छोर में स्वास्तिक का चिन्ह है। एक पर्वतनुमा संरचना है, नदी के नुमा संरचना है, पेड़नुमा संरचना है, और ये नंदी के नुमा खुर जैसी संरचना है। तो ये सारी जानकारी किससे मिल रही है? हमें मुद्रा से मिल रही है। और योद्धों की जो मुद्रा थी, ताम्र मुद्रा, वो सामने दिख रही है आपको। एक भाला लिए किसी रूप में एक इंसान की आकृति है इसके, और साथ में हर एक मुद्रा के चारों तरफ कुछ लिखा हुआ है प्राकृत भाषा में या खरोष्टी भाषा में, ठीक है। इसमें भी पर्वत है, नंदी का खुरनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये पेड़ नुमा संरचना है, नदी नुमा संरचना है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मुद्राओं से मिलती है। अब अगले नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है स्मारक। स्मारक में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है वो आती है इमारतों की या गढ़ों की या किलों की, जिनको कई बार गिरिदुर्ग भी कहते थे। तो देखो, गढ़ों और गिरिदुर्ग से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि उस टाइम पे स्थापत्य कला में राजाओं का कितना इंटरेस्ट था, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है। और साथ में ये भी पता चलता है कि उस टाइम की जो इंजीनियरिंग थी, मतलब अभियांत्रिकी जिसको हिंदी में कहते हैं, क्योंकि बनाया है तो बनाने में दिमाग यूज़ होगा, इंजीनियरिंग यूज़ होगी, ठीक है। उस चीज़ का भी हमें पता चलता है कि वहाँ पे अभियांत्रिकी का कितना ज्ञान था उस समय के राजाओं को। साथ में ही अब पुरातात्विक तौर से हमें कुछ स्टिकाएँ मिली हैं। स्टिका क्या होती हैं? यज्ञ वेदिकाएँ जो होती हैं ना, उनको स्टिका चित्तियाँ बोलते हैं। चित्तियाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, चित्तियाँ। उनको इंग्लिश में कहते हैं ब्रिक ऑल्टर्स। तो इससे पता चलता है कि इस टाइम पे वैदिक परंपरा यज्ञ वगैरह का प्रचलन था। इसको वैदिक परंपरा का भी इस टाइम पे प्रचलन था, ठीक। ये स्टिका या वेदिका, यज्ञ वेदिकाएँ जो मिली हैं, बताया जाता है कि ये तीसरी सदी की हैं या शती की हैं। उस टाइम पे भी ये चीज़ें प्रेजेंट थी। और जिस स्थान से हमें ये इष्ट वेदिकाएँ या यज्ञ वेदिकाएँ मिली हैं, उसमें नाम आता है बाड़वाला और देवी धुरा। तीसरे नंबर पे स्मारक के रूप में हमने दो चीज़ों की बात की अभी, पहले गढ़ किलों की, दूसरा स्टिका चित्तियाँ ब्रिक ऑल्टर्स, ठीक है। और ये स्टिकाओं से हमें पता चलता है कि ये किसके दौर में? कुड़िंदों के और योदेह इनके काल की जानकारी देती है हमें। इसके बाद स्थापत्य कला में तीसरी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हमें कास्ट मंदिरों से। कई जगह क्या है ना, लकड़ी के मंदिर मिले हैं, उससे जानकारी मिलती है कि उस समय की लोगों में कला में कितना इंटरेस्ट है, कितना रुचि रखते थे, क्योंकि अलग अलग कलाकारी से अलग अलग मंदिर, अलग अलग तरह के मंदिर बनाए गए हैं। साथ में पता चलता है वहाँ उस समय के धार्मिक संप्रदाय का, किस तरह के धार्मिक संप्रदाय उस समय रहते थे, किसके अनुयायी थे, वैष्णव थे, शैव थे, क्या थे।
और उस धार्मिक संप्रदायों से जनजीवन कितना प्रभावित था, जनजीवन कितना प्रभावित था। और साथ में इसमें जो शैली यूज़ हुई है, जैसे नागर द्रविड़ शैली होती, इसी तरह से जो कास्ट में शैली यूज़ हुई थी, इसको बोला गया था यामुन प्रसाद शैली, यामुन प्रसाद शैली, जिस शैली में ये बने थे। यामुन प्रसाद शैली का जो रीज़न मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि जो खासकर अधिकतर जो कास्ट मंदिर मिले हैं वो टोन्स और यमुना नदी के तट पर मिले हैं, यमुना तट पर। तो हो सकता है शायद यमुना नदी से प्रभावित होकर इस शैली को उन्होंने यमुना प्रसाद शैली का नाम दे दिया हो। ठीक, इसके अलावा कास्ट मंदिर के अलावा कई सारी देव प्रतिमाएं मिलती हैं, मतलब देवों की मूर्तियां। तो देव प्रतिमाएं हमें क्या बताती हैं? देव प्रतिमाएं बताती हैं हमें कि उस टाइम पे किस तरह के धार्मिक संप्रदाय थे। मतलब अगर शैव की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा है तो शैव को मानने वाले शैव समुदाय था, विष्णु की प्रतिमा है तो विष्णु को मानने वाले संप्रदाय थे, इस तरह से। ठीक है, और सेम चीज़ जैसे हमने ऊपर बात की मंदिरों से जन जीवन कितना प्रभावित था और धार्मिक संप्रदाय कौन कौन से थे, वो सारी जानकारी हमें देव प्रतिभाओं से भी मिलती है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है कटारमल, फेमस जगह है, शायद आपको पता हो, कटारमल। और एक और जगह है पलेठी। इन दो जगह पे एक फेमस मंदिर, सूर्य मंदिर मिलता है हमें। कटारमल का सूर्य मंदिर तो बहुत फेमस है। इस सूर्य मंदिर से हमें पता चलता है कि सौर संप्रदाय भी उस समय पे एक्टिव था, संप्रदाय। हाँ, सूर्य को मानने वाले, यानी सूर्य को पूजने वाले। तो ये तो हुई किसकी? स्थापत्य कला की बात। फिर से एक बार नज़र डालते हैं हमने क्या कहा था कि ऐतिहासिक दौर में उत्तराखंड में क्या घटित हो रहा था, किन का शासन था, उसके जो स्रोत हैं वो हमारे क्या हैं? अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और शासन आदेश। तो तीनों की हमने बात कर ली है। अब शासन आदेश बचे हैं, इसकी बात करते हैं। आपको लगता है अगर इसके अलावा भी और कोई पॉइंट छूटा है या फिर कुछ और सोर्स इंक्लूड किया जा सकता है तो आप बता सकते हो इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन इज़ कंप्लीट। ठीक है, कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इसमें कवर कर लिया जाए। चौथे नंबर पे हमारा आता है शासन आदेश, ऑर्डर। ठीक, इसमें शासन आदेश में जो सबसे ज़्यादा शासन आदेश मिलते हैं वो पवार शासक जो थे और चंद शासक जो थे, इनके समय के ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। और ये ऑर्डर अभी भी उनके जो वंशज हैं, वंशजों के पास अभी भी ये सुरक्षित पाए जाते हैं या मिलते हैं। हम लिख सकते हैं सुरक्षित, सुरक्षित गलत लिख दिया। ठीक, सुरक्षित। इनसे जानकारी क्या मिलती है? पहली तो ये कि ये, क्योंकि ये राज कार्यालय से जारी होते थे, कार्यालय से जारी होते थे, तो उसमें एक सटीक जानकारी मिलती है। ठीक है, और जानकारी किसकी मिलेगी कि अगर हमें वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था पता करनी है कि किस तरह से राजनीति थी, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था पता करनी है, या उस समय की धार्मिक दशा क्या थी, तो सारी की सारी चीज़ वहाँ के जो आदेश होते थे उनमें ये उल्लिखित होती थी। और आदेश अपने आप में एक प्रमाणिक, या हम कह सकते हैं प्रमाणिक स्रोत हैं, क्योंकि खुद राज दरबार से जारी किए गए हैं। और ये बताया जाता है कि एक पहाड़ी कागज़ पे इनका जो इशू होता था, ये इशू होते थे पहाड़ी कागज़ पे काली स्याही से लिखे जाते थे, काली स्याही से। और इसमें जो लिपि होती थी उसको बोलते थे वो नागरी लिपि, नागरी लिपि। ठीक है, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वैसे लिपि ध्यान रखना खासकर। तो ये हुए हमारे शासन और आदेश के बारे में जानकारी। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जैसे मान लिया राजा ने कोई आदेश निकाला तो उससे पता चलता है कि उसने जनता और राजा के बीच में किस तरह का संबंध था। तो आप इससे से कई सारे पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, जनता और राजा का क्या संबंध था, किस तरह से वहाँ पे सुनवाई होती थी, शासन व्यवस्था क्या थी वहाँ की, शासन संस्थाएं क्या थीं, ऐसे बहुत सारी जानकारी आप इनसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ स्टडी। ऐतिहासिक दौर में उत्तराखंड में जो हुआ
उसके जो सोर्स ऑफ स्टडी हैं, स्रोत हैं अध्ययन के, वो 4 प्रमुख स्रोत की हमने बात की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुड़िन्द शासकों की। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होती है अगले लेक्चर में।